हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है कि आखिर जीन जो है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करता है और इसके एक्सप्रेशन में कहां कहां रेगुलेट होता है, यानी कहां कहां कंट्रोल होता है। बात समझ में, कंट्रोल कैसे कैसे होता है ये बात हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में बेटा हम लोग जीन एक्सप्रेशन में असल में मेन हमें लैक ओपरॉन, आप लोगों को मैं ओपरॉन में दो एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। मेन तो है आपके एनसीईआरटी में लैक ओपरॉन दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ट्रिप्टोफैन ओपरॉन भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन क्या मतलब होता है? रेगुलेशन मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, है ना। कंट्रोल करने को हम कहते हैं रेगुलेट करना। तो जीन भी जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब एक्सप्रेस करती है तो क्या करती है, वो आरएनए बनाएगी, आरएनए से प्रोटीन बनाती है। ये नॉर्मल केस होता है। यहां पर भी बेटा यही होगा, जीन जो है वो आरएनए से प्रोटीन बनाता है, लेकिन जीन जो है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है। उसी चीज को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। प्रोकैरियोट्स में जो रेगुलेशन ऑफ जीन होता है वो सिर्फ एक जगह होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पर चार जगह होता है, चार जगह होता है। एक तो बेटा वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है। दूसरा जो आरएनए से आरएनए की प्रोसेसिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, वहां पर मेनली स्प्लाइसिंग में होता है। तीसरा कहां रेगुलेशन होता है या कंट्रोल होता है जीन का? तीसरा है बेटा जब एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, याद आ रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में तुम लोग पढ़ाया था। और चौथा होता है ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल पे। तो यूकैरियोट्स में जीन जो है वो चार जगह पर कंट्रोल होता है या चेक किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक जगह होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फटाक से डेफिनेशन क्या होती है। कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ जीन इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसे हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो रेगुलेशन ऑफ जीन यूकैरियोट्स में चार जगह पर होता है। बेटा अगर मान लीजिए चारों में से कोई एक ऑप्शन, अगर कभी ऐसा हो कि चारों में से ये चारों ही ऑप्शन आ जाए और पूछ दे कोई एक बताइए, उस केस में आप ट्रांसक्रिप्शनल लेवल बताइएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यूकैरियोट्स में चार जगहों पे रेगुलेशन होता है। पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, दूसरा है आरएनए प्रोसेसिंग लाइक स्प्लाइसिंग, इसे आप बढ़ा लीजिए, लाइक स्प्लाइसिंग। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और चौथा है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। बात समझ में आई? अच्छा, एक जाइगोट से आपको पता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो एक कंप्लीट एक बच्चे का, एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से चाइल्ड का डेवलपमेंट जो होता है बेटा, ये रेगुलेशन ऑफ जीन ही की वजह से होता है। कुछ जीन एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, कुछ रेगुलेट करते हैं। इस तरीके से देखिए, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म इज the result of coordinated regulation or regulation of expression of many sets of gene। बहुत से जीन्स होते हैं जो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। कोई एक किसी को एक्टिव करता है, कोई किसी को इनहिबिट करता है। तो ये जो सेट्स ऑफ जीन जो होते हैं, इन्हीं के कोऑर्डिनेशन की वजह से, भाई मान लीजिए मैं कहूं एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है और एक जीन ये है, ठीक है। यहां पर ये चार जीन है, ये बेटा चार जीन है ए बी सी डी। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये जो डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट जो होता है फ्रॉम एम्ब्रियो टू चाइल्ड या फ्रॉम जाइगोट टू चाइल्ड जो कह लीजिए, ये मैंने आपसे क्या कहा कि ड्यू टू डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन होता है, किसमें डिफरेंशिएशन होता है? जो डिफरेंशिएशन होता है एम्ब्रियो से चाइल्ड में, वो क्यों होता है? क्योंकि बेटा सेट्स ऑफ जीन होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि ये सेट ऑफ जीन है, ये एक सेट ऑफ जीन है। अब ये जो एक सेट ऑफ जीन है, ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है ना, कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन जीन। हो सकता है ये वाला जो है वो इसको इनहिबिट कर दे, मैं निगेटिव से लिख रहा हूं,
है ना। निगेटिव, इसको जब इनहिबिट करेगा तब जाके हो सकता है सी वाले का डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि डी वाला क्या कर रहा था, इसको इनहिबिट कर रहा था। लेकिन ये बेटा जब इसको इनहिबिट कर दिया तो ये क्या होगा, ये अपने आप एक्टिव रहेगा। जब ये एक्टिव होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाएगा। तो ये जो सेट ऑफ जीन है वो एक दूसरे को इनहिबिट और एक्टिवेट करते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है बेटा, वो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल, ये तीनों चीजों से कंट्रोल होता है। ठीक है, तीनों चीजों से कंट्रोल होता है। अब हम लोग फटाक से टाइप ऑफ जीन पढ़ लेते हैं। दो तरह का इंपॉर्टेंट जीन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन। देखिए बेटा, वो जीन जिसकी जरूरत हमें हमेशा होती है, वो जीन जिसके प्रोडक्ट की जरूरत हमें हमेशा होती है, उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। देखो, जीन जो होते हैं वो भी ऑन एंड ऑफ होते हैं। ठीक है, जीन जो होते हैं बेटा वो भी ऑन हो सकते हैं और ऑफ हो सकते हैं। ऑन होंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब एक्सप्रेस करेंगे, और ऑफ होंगे तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या हम कहें कि प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आ गई, प्रोडक्ट बेटा नहीं बना पाएंगे। तो जीन जो होता है ना, ज्यादातर जीन ऐसे होते हैं जो ऑन एंड ऑफ होते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट, जरूरत के लिहाज से ऑन होते हैं एंड ऑफ होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं बेटा, हम अभी इस कमरे में हैं, इस रूम में हैं, इस रूम में है, लिहाजा मुझे जरूरत है एसी की भी, लाइट की भी, पंखों की भी, इन सारी चीजों की मुझे जरूरत है। मैं इस रूम में अभी हूं, है ना। लेकिन अगर मैं इस रूम से बाहर चला जाऊंगा, जाहिर सी बात है इसकी जरूरत नहीं होगी, तो ये क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो ये जो लाइट, एसी, फैन जो ऑन हो रहा है, जब मैं यहां रहूंगा तो ये ऑन होगा, जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो ये ऑफ होगा। तो एसी, लाइट जो ऑन और ऑफ हो रही है एज पर द रिक्वायरमेंट हो रही है, मेरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो ऑन और ऑफ हो रही है। एकदम इसी तरीके से बेटा जीन जो होता है वो भी ऑन ऑफ होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। बोलो, बात समझ में आ गई, बोलिए बेटा। तो लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये रेगुलर क्या होते हैं, ऑन ही रहते हैं। जैसे ऐसे समझो, अब इसका एग्जाम्पल में हमने दिया है, जैसे एटीपेज एंजाइम है, आपको ये बात पता है, एटीपेज एंजाइम। ये एटीपेज एंजाइम करता क्या है भाई, आप ये जानते हैं बेटा, एटीपेज एंजाइम जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब जाहिर सी बात है हमें एटीपेज एंजाइम की जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर बॉडी में नैनो सेकंड के लिए भी एनर्जी का फॉर्मेशन ना हो एटीपी का, तो बॉडी की डेथ हो जाएगी। बात सही कह रहा हूं मैं। तो एटीपेज एंजाइम की जरूरत हमेशा हमें है। इसका मतलब यह है कि एटीपेज एंजाइम का जो जीन है, इसका जो जीन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। क्योंकि ये जो जीन है वो जब हमेशा ऑन रहेगा, जितना ज्यादा ऑन रहेगा उतना ज्यादा वो एटीपेज एंजाइम बनाएगा, और ये एटीपेज उतना ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जीन कैसा हो गया बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन हो गया। ठीक है, एज देयर प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी, जैसे बेटा एटीपेज एंजाइम है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या लग्जरी जीन या स्मार्ट जीन। ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं ये ऑन एंड ऑफ होते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट या एज पर दी जरूरत। जब जरूरत होगी तो जीन ऑन होगा, जब जरूरत नहीं होगी तो जीन ऑफ हो जाएगा। बात समझो, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। बेटा आप लोगों ने 11th क्लास में लैक्टोज पढ़ा है ना, लैक्टोज आप लोगों ने पढ़ा है, बोलो डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोज किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आप मुझसे कहेंगे सर लैक्टोज असल में दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है उसमें ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से ये बना होता है। लैक्टोज एक तरह का डाइसैकेराइड होता है और आपस में इनके बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद करो, तुम लोगों ने 11th में बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में पढ़ा है ये बात।
ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होती है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो, तो ये दोनों तो आपस में अटैच होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे हम लोग बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम कहते हैं। बात समझ में आई? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम कहते हैं। वो एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर देगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो ये एंजाइम की जरूरत हमें कब है? तुम्हें पता है कि लैक्टोज क्या होती है? लैक्टोज मिल्क शुगर है। बोलो लैक्टोज क्या होता है बेटा? लैक्टोज एक तरह का आपका मिल्क शुगर है। बात समझ में? ये मिल्क शुगर है, ये मिल्क में पाया जाता है, दूध के प्रोडक्ट्स में या दूध में पाया जाता है। अब तुम खुद देखो, क्या ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, इसका जीन जो होता है वो लैक्जेड है। ये इसका जीन होता है, ये जीन है बेटा लैक्जेड जीन, ये इसका जीन होता है बेटा। अभी हम लोग आगे इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एक बात समझ लो तो उससे ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। लैक्जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है, और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ताकि ग्लूकोज जो है, ताकि ये जो मोनोसैकेराइड है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। क्योंकि बेटा अगर मान लीजिए ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा, और होता है एक डिजीज होती है जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस डिजीज कहते हैं। ये आमतौर पर 50+ के एज के लोगों में ये थोड़ा पाई जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें क्या होता है? ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनता है या बहुत कम बनता है। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो लैक्टोज हमारी बॉडी में पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो तुम, अब देखिए बेटा, तो मैंने आपसे क्या कहा कि क्या ये जो जीन है इसको हमेशा ऑन रहना चाहिए? क्योंकि हमेशा ऑन रहेगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा। बोलो, तो आप कहेंगे नहीं, ये जीन तभी ऑन होना चाहिए जब हमारी बॉडी में या मीडियम में लैक्टोज मौजूद हो। मान लीजिए मैंने कोई दूध लिया या दूध का कोई प्रोडक्ट लिया, उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में बेटा ये एंजाइम क्या होना चाहिए? लैक्जेड एंजाइम, लैक्जेड जीन जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए ताकि बीटा गैलेक्टोसिडेज बने और लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो सके। बोलो सही कह रहा हूं? और जब मेरी बॉडी में कोई लैक्टोज मिल्क शुगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? लैक्जेड जीन ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने ये देखा कि लैक्जेड जीन जो है वो बेटा ऑन एंड ऑफ होता रहता है ना? ये ऑन और ऑफ होता रहता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। जैसी हमें जरूरत होती है उसके लिहाज से ये ऑन और ऑफ होता रहता है। जब मेरी बॉडी में लैक्टोज प्रेजेंट था, बोलो भाई, जब मेरी बॉडी में बेटा लैक्टोज प्रेजेंट था, लैक्जेड जीन ऑन हो जाएगा, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लेकिन जब मेरी बॉडी में लैक्टोज नहीं है तो उस वक्त क्या होगा? लैक्जेड ऑफ होना चाहिए, क्योंकि हमें बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जरूरत नहीं। बोलो भाई, यहां तक बेटा कुछ समझ में आया? तो इस तरह के जीन को जो ऑन और ऑफ होते हैं एज पर दी जरूरत या एज पर दी रिक्वायरमेंट, उसे बेटा हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव या लग्जरी जीन कहते हैं। बोल भाई, देखो, जीन्स रिमेन साइलेंट एंड आर एक्सप्रेस ओनली व्हेन द जीन प्रोडक्ट इज नीडेड। जब जीन प्रोडक्ट की जरूरत होगी तभी वो ऑन होगा या एक्सप्रेस करेगा। दे आर स्विच ऑन एंड ऑफ एज पर द रिक्वायरमेंट। बोलो भाई, चले आगे देखिए, एज पर दी रिक्वायरमेंट। अब बेटा हम लोग सब अब मेन टॉपिक पे आ गए हैं, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। आपके सिलेबस में प्रोकैरियोट्स का ही जीन एक्सप्रेशन है, यूकैरियोट्स का बेटा नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं, और उसमें सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन होता कैसे है, उसमें पहले हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, ओपरॉन। पहले हम लोग ओपरॉन पढ़ लेते हैं, तब जाके हमें जीन एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। ओपरॉन क्या होता है? ओपरॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। सिर्फ ओपरॉन क्या होता है? ये बेटा
सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। अभी तुम बस इतना समझो, ठीक है। ओपरॉन क्या होता है? ये एक तरह का सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसमें रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ये क्या होता है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। ओपरॉन का कंसेप्ट के सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था 1961 में। अब ये जो ओपरॉन होता है ना बेटा, ये दो तरह का हो सकता है। इंड्यूसिबल भी हो सकता है, रिप्रेसिबल भी हो सकता है। इंड्यूसिबल के लिए एग्जाम्पल है लैक ओपरॉन, जो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और रिप्रेसिबल के लिए एग्जाम्पल है ट्रिप ओपरॉन, यानी ट्रिप मतलब असल में ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन बेटा याद आ रहा है क्या होता है? ये एक तरह की अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड होती है, एरोमेटिक अमीनो एसिड होती है, ठीक है। तो इंड्यूसिबल ओपरॉन क्या होता है? इंड्यूसिबल ओपरॉन ये और अच्छा समझ में आएगा। अभी तो मैं थ्योरेटिकल बता दे रहा हूं, लेकिन अभी आगे जब हम लैक ओपरॉन समझेंगे ना और ट्रिप ओपरॉन जब समझेंगे, तब ये बात आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो इंड्यूसिबल ओपरॉन क्या होता है? वो ओपरॉन जो ऑन होता है जब वहां पर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। यहां पर इंड्यूसर कौन है? यहां पर मतलब इंड्यूसिबल ओपरॉन के केस में बेटा जो एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं उससे वो है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? इंड्यूसर होता है। यानी अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा? जीन ऑन हो जाएगा। बात सुने, इंड्यूसर कैन बी सबस्ट्रेट ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल है लैक ओपरॉन। रिप्रेसिबल ओपरॉन का एग्जाम्पल है बेटा ट्रिप ओपरॉन। और या रिप्रेसिबल ओपरॉन में क्या होता है कि जब को रिप्रेसर होता है, वहां पर ट्रिप्टोफैन जो होता है वो को रिप्रेसर है। को रिप्रेसर की वजह से क्या होगा? जीन ऑफ हो जाएगा। ये बात अभी आपको समझ में आएगी जब हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपरॉन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग ओपरॉन पढ़ रहे हैं। ओपरॉन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ओपरॉन एक तरह का सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसमें क्या क्या चीज होती है? एक तो होता है रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर। प्रमोटर आप लोग नाम सुने हैं, कहां सुने हैं बेटा प्रमोटर आप लोग? बेटा जब मैं आरएनए के सिंथेसिस तुम लोग को पढ़ा रहा था, प्रमोटर याद आ रहा है? टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स तुम लोग को पढ़ाया था। प्रमोटर, ऑपरेटर और चौथा है स्ट्रक्चरल जीन। देख लेते हैं जरा, उसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, ये क्या मैंने बनाया? ये एक ओपरॉन बनाया, ये मैंने ओपरॉन बनाया। ओपरॉन में स्ट्रक्चरल जीन दिखाया, ये प्रमोटर दिखाया, ये ऑपरेटर है, ठीक है। ये ऑपरेटर है और ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। जाहिर सी बात है डीएनए है, बोलो भाई डीएनए। ये मैंने कहा कि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट है, टुकड़ा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसका मतलब ये आरएनए बनाएगा, आरएनए एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनाएगा। ये नॉर्मल केस में तो यही होता है ना। जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है बेटा? ये एक प्रोटीन बनाता है। ये जब एक्सप्रेस करेगा तो ये एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम लोग रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, जो रेगुलेटरी जीन है ना, उसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? ये बात याद रखिएगा। क्योंकि असल में ये इनहिबिटर लफ्ज से डिराइव हुआ है, इनहिबिटर लफ्ज से।
ठीक है, इनहिबिटर वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसे इसकी वजह से हम लोग इसे आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ में आ गया। रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, ये बेटा रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा विच वर्क एज रिप्रेसर या एपो रिप्रेसर, आगे अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। अच्छा, रेगुलेटरी प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जाती है और ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन जो है ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो है, नॉर्मल केस में जब रेगुलेटरी प्रोटीन बनती है तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करती है। बात समझ में आई? तो रेगुलेटरी जीन का फंक्शन समझ में आ गया कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगी। प्रमोटर का ऑपरेटर का फंक्शन समझ में आ गया कि ऑपरेटर वो जगह होती है जहां पर रेगुलेटरी प्रोटीन जाके बाइंड करती है। प्रमोटर क्या करता है, याद करो तुम लोग, प्रमोटर मैंने जो तुम लोग को पढ़ाया था आरएनए के सिंथेसिस में, टाटा बॉक्स का काम क्या था, प्रमोटर का काम क्या होता है? प्रमोटर का काम यह होता है कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर अटैच होता है। याद आ रहा है कुछ? प्रमोटर बेटा वो जगह होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होता है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन, वो जीन जिसकी आपको जरूरत है, जैसे हमें बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जरूरत है, तो वो जीन जिसके प्रोडक्ट की आपको जरूरत है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। बात समझ में? ये तो मैंने लैक ओपरॉन का दिखा दिया, ये स्ट्रक्चरल जीन हो जाएगी। बोलिए भाई, यहां तक कुछ समझ में आया? तब आगे चले हम लोग। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आई? तो यही ओपरॉन हो, ओपरॉन में स्ट्रक्चरल, प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटरी जीन, ये चार चीजें होती है। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब उसको जो बात मैंने अभी कही है मैं उसको लिखवा दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू ओपरॉन फॉलोइंग जीन्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले है रेगुलेटरी जीन, ये सीक्वेंस में होते हैं बेटा, इसे सीक्वेंस में याद रखिएगा। सबसे पहले रेगुलेटरी, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी जीन मैंने आपसे क्या कहा कि इट सिंथेसाइज अ प्रोटीन कॉल्ड रेगुलेटरी प्रोटीन विच वर्क एज रिप्रेसर या एपो रिप्रेसर। जब हम लोग बेटा लैकोप्रोन पढ़ेंगे, है ना, तो वो रिप्रेसर की तरह काम करता है। और जब हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपरॉन पढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपरॉन पढ़ेंगे तो वहां पर जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है उसे हम लोग एपो रिप्रेसर कहेंगे। फिर मैंने क्या बोला, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो वर्क एज रिप्रेसर या एपो रिप्रेसर। फिर से बोल दे रहा हूं, जब लैकोप्रोन के केस में हम लोग पढ़ेंगे तो वो रिप्रेसर होगा, जब ट्रिप्टोफैन ओपरॉन के केस में पढ़ेंगे तो वो बेटा एपो रिप्रेसर होगा। ठीक है, अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है, मैंने आपसे बताया, प्रमोटर से बाइंड ऑपरेटर से बाइंड करती है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम बाइंडिंग टू द प्रमोटर रीजन। बोलो, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरा है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, ये वो सेगमेंट होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। देखो, सेगमेंट ऑफ डीएनए where RNA polymerase bind when a gene is to be transcribed. नेक्स्ट देखते, ऑपरेटर क्या होता है, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जहां पर रिप्रेसर बाइंड करता है। देखो, सेगमेंट ऑफ ओपरॉन वेयर रिप्रेसर बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन बाय प्रोवाइडिंग हिंड्रेंस टू द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या बात मैं कह रहा हूं, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी आगे समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है स्ट्रक्चरल जीन? वो होता है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है। क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोकैरियोट्स में बेटा जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां पर प्रोकैरियोट्स के केस में पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है, और जब हम लोग यूकैरियोट्स पढ़ते हैं तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। अब यहां पे इसके बेसिस में मैं एमआरएनए को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। जब हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहां पर पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होगा, और बेटा जब हम लोग यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहां पर मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए होगा। बोलो भाई, बात यहां तक समझ में? अच्छा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है? व्हेन इन एमआरएनए जेनेटिक सिग्नल इज प्रेजेंट फॉर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड सिग्नल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि जैसे मान लो ये एक एमआरएनए है ना, ये एक एमआरएनए है। अब एमआरएनए का मान लो इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन वो कोई एक प्रोटीन है ए, उसके लिए सिंथेसाइज कर रहा है। इतना एमआरएनए का है वो कोई प्रोटीन बी है उसके लिए कह रहा है। और ये जो एमआरएनए है वो एक मान लो तीसरी प्रोटीन बना रहा है सी। मैंने आपसे क्या कहा कि पॉलीसिस्टोनिक वो एमआरएनए होता है, होता एमआरएनए एक है,
लेकिन उस पे एक से ज्यादा प्रोटीन या एंजाइम के सिग्नल प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक है, यहां से यहां तक ये बेटा ये क्या है, ये एक एमआरएनए है। लेकिन एक एमआरएनए कितनी प्रोटीन्स को सिग्नल दे रहा है? ए को दे रहा है, बी को दे रहा है और सी को दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो उस तरह के एमआरएनए को हम लोग पॉलीसिस्टोनिक कहेंगे। मोनोसिस्टोनिक क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटीन की चेन को सिग्नल देगा। मान लो मैं कहूं ऐसे, ये एक एमआरएनए है, ये बेटा एक एमआरएनए है। बात समझ में? ये एक एमआरएनए है और ये जो है सिर्फ मान लो ए प्रोटीन को ही सिग्नल दे रहा है। तो इस तरह के एमआरएनए को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहेंगे। बोलो भाई, बात समझ में आई? था चलो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग लैक ओप्रॉन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ओप्रॉन पढ़ लिया। ओप्रॉन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, और वही सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है वहीं पे कंट्रोल होता है किसका? एक्सप्रेशन ऑफ जीन का। अब ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होते हैं, जिसे हम लोग ओप्रॉन कहते हैं, उसमें रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन होता है। अब उसमें हम लोग सबसे पहले लैक ओप्रॉन पढ़ते हैं। बेटा लफ्ज लैक असल में लैक्टोज से है। लफ्ज लैक्टोज, लैक जो है वो लैक्टोज से है। और मैंने अभी आपको बेटा पढ़ा दिया ये बात कि लैक्टोज हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो जाए, तो लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाना पड़ेगा। बोलो सही कह रहा हूं? और वो एंजाइम कौन बनाएगा? लैक्जेड। इसका मतलब जब लैक्जेड ऑन होगा तब क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनेगा, और वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करेगा? लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा। इसका मतलब यह है कि जब लैक्टोज आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो जीन आपका ऑन होगा, क्योंकि जीन ऑन होगा तभी तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा। बात समझ में आई बेटा? चलिए देखते हैं इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये बात याद रखते हैं, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन कि जो लैक्टोज, जो लैक ओप्रॉन में, यानी लैक्टोज ओप्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल ओप्रॉन। और अब इसमें एक कंडीशन है, सब दो कंडीशन मैं बताऊंगा। एक तो पहली कंडीशन ये है कि व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम, यानी बॉडी में है ही नहीं, तब क्या होगा? तब उस केस में जीन हमारा ऑफ रहता है। देखो कैसे भी बताऊंगा। और दूसरी कंडीशन पढ़ाऊंगा कि जब लैक्टोज मीडियम में या बॉडी में प्रेजेंट हो तब जीन ऑन हो जाएगा। कैसे? देखो, ये रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, ये बेटा लैक्जेड एक जीन, लैक वाई, लैक ए। ठीक है, ये है रेगुलेटरी जीन। ये आप लोगों को पता है, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन। अभी मैं बताऊंगा लैक्जेड का तो आपको पता है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज करता है, तो लैक वाई और लैक ए क्या करता है अभी बताऊंगा। ठीक है, ये एक जीन हो गया, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, और ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। बात समझ में आई? आई ने क्या किया? रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। ठीक है बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। बात समझ में आई? रेगुलेटरी जीन ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाती है, इसे हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। इसने बना दिया रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेस करके। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन जो होती है वो हमेशा, चाहे बेटा जीन ऑफ हो, ये बात सुन लेना, चाहे जीन ऑफ हो, जीन ऑफ मतलब हम स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहे हैं, चाहे जीन ऑफ हो और चाहे जीन ऑन हो, ये हमेशा काम करती रहती है ना। रेगुलेटरी जीन जो है वो बेटा हमेशा काम करती है। इसने क्या किया? रिप्रेसर प्रोटीन बना लिया। अब रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जाता है और ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। देखो ये बाइंड कर गया। अब जब ये बाइंड कर जाता है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है
देखो, अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बेटा ये जो प्रोटीन होती है ना, ये थोड़ा बल्की होती है। वो जब यहां पर ऐसे बैठ जाएगा ना, तो इसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज, एक तरह समझो आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलेगी यहां बैठने की, यानी अब जो उसकी अपनी प्रमोटर वाली जगह है वहां पर वो जगह नहीं, वहां पे वो बैठ नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय दिस रिप्रेसर प्रोटीन। हो गया, ये यहां पर अटैच हो गया, ये यहां पर अटैच नहीं हो पाया। मैं इसे क्रॉस कर दे रहा हूं। आरएनए पॉलीमरेज डू नॉट बाइंड टू द प्रमोटर रीजन बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस विच इज क्रिएटेड बाय द रिप्रेसर प्रोटीन। हो गया बेटा। अब देखो, जब ये हिंड्रेंस इसने पैदा कर दिया और आरएनए पॉलीमरेज यहां पर अटैच नहीं हो पाया। याद करो, आरएनए के सिंथेसिस में मैंने बताया था, आरएनए पॉलीमरेज जब प्रोमोटर पे अटैच हो जाता है, अब आरएनए पॉलीमरेज आगे जब बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, डीएनए से वो आरएनए बना देता है। यही तो होता है। लेकिन होगा क्या बेटा, जब यहां पर प्रमोटर अटैच नहीं हो पाया तो प्रमोटर क्या आरएनए पॉलीमरेज क्या इसको एक्सप्रेस करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। यानी यहां से कट मतलब नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन्स जो है बेटा, उनका एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। बोलो, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या है, जब जीन ऑफ होगा। और जीन ऑफ कब होगा बेटा? जब आपकी बॉडी में कोई लैक्टोज नहीं होगा। और बहुत साफ सी बात है, देखो ये क्या करता है, लैक्जेड, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। जब हमारी बॉडी में लैक्टोज या मीडियम में जब लैक्टोज है ही नहीं, तो क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बोल भाई, नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए देखो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फिर समझ में आ गया, इसने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड कर गया। अब इसके ऑपरेटर पे बाइंड करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि खुद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत ज्यादा बल्की होता है। याद करो, ये सारी बातें मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं जब आरएनए सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे। आरएनए पॉलीमरेज खुद भी बेटा बहुत बल्की होता है और उस क्या होगा, फिर वो यहां बाइंड नहीं कर पाएगा। जब वो यहां बाइंड नहीं कर पाएगा तो आगे क्या वो डीएनए से आरएनए बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बोल भाई, जब नहीं बना पाएगा तो क्या लैक्जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। बोलिए, बातें क्लियर हुई बेटा आप लोगों को? नहीं हो पाएगा। और जाहिर सी बात है, जीन ऑफ होगा क्योंकि हमारी बॉडी में या मीडियम में लैक्टोज नहीं है। आगे चले। और यही बात जो मैंने अभी आप लोगों को मतलब समझाया, यहां लिखवा दिया है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, लैक्टोज को इंड्यूसर कहते हैं बिकॉज लैक्टोज कंट्रोल्ड स्विच ऑन एंड ऑफ ओपरॉन। ओपरॉन का स्विच ऑन किया जाए या ऑफ किया जाए, ये कौन कंट्रोल करता है बेटा? इंड्यूसर कंट्रोल करता है। और लैक ओपरॉन में इंड्यूसर कौन होता है? लैक्टोज। ये सारी बात याद रखिएगा, सब बोर्ड के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया है बोर्ड में 1 नंबर में कि लैक्टोज को हम इंड्यूसर क्यों कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि बेटा क्योंकि ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्ड स्विच ऑन एंड ऑफ द ओपरॉन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूसर। ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन bind to the operator region and prevent RNA polymerase from binding to the promoter site and thus prevent transcription। अगर आपसे कोई कभी पूछ दे, बहुत हाई फाई चीज हो जाएगी, लेकिन कभी पूछ दे कि भाई कैसे आखिर वो रिप्रेसर के बाइंड करने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं अटैच हो पाता है, तो आप बताइएगा हिंड्रेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द बल्की साइज ऑफ द या बल्की नेचर या बल्की साइज ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट, इंड्यूसिबल ओपरॉन जनरली फंक्शन इन कैटाबॉलिक पाथवे। लास्ट बेटा, इन दिस केस, इन ये जो केस अभी मैंने पढ़ाया जिसमें जीन ऑफ था, लैक ओपरॉन इज इन निगेटिव कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये निगेटिव कंट्रोल में होता है। बात आगे चले। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जब बेटा अगर बॉडी में या मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है जब मीडियम में या बॉडी में लैक्टोज प्रेजेंट है, उस केस में क्या होना चाहिए? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनना चाहिए। और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनना चाहिए मतलब कि लैक्जेड ऑन होना चाहिए। उस केस में क्या होगा? जीन हमारा ऑन होगा। देखिए,
मैं यहां पे सिर्फ सिंबल लिखूंगा क्योंकि आपको और चीज मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर पहले एक चीज बता दे रहा हूं कि लैक्जेट जो है बेटा, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है लैक्जेट। लैकवाई जो है ये एक एंजाइम होता है परमिएज, उसका फॉर्मेशन करता है। और लैक ए जो है वो एक एंजाइम होता है ट्रांस एसिटाइलेज, उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया कि भाई बीटा गैलेक्टोसिडेज का फंक्शन ये होता है कि ये लैक्टोज का ब्रेकडाउन करती है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब बात यह कि परमिएज का फंक्शन क्या होता है। देखो ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं ना। और ट्रांसक्रिप्शन याद करो सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना भाई। ठीक है, कहते हैं प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन सेल के अंदर तो होगा। अब जब लैक्टोज जो है, ये लैक्टोज है, लैक्टोज जब सेल के अंदर आएगा तभी तो उसका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। बोलो बेटा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तभी तो ब्रेकडाउन होगा जब वो सेल के अंदर आएगा। बोलो, और वो लैक्टोज को बाहर मीडियम से सेल के अंदर कौन लेके आता है, परमिएज एंजाइम। ठीक है, परमिएज एंजाइम का काम क्या होता है, वो लैक्टोज को आउटर मीडियम से सेल के अंदर लेके आता है। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अभी हमें बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि इसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है। तो बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, जो रेगुलेटरी जीन है, ये जो रेगुलेटरी जीन है बेटा, ये रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा जिसे हम लोग एपोरिप्रेसर कहते हैं। इसने क्या किया, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसने बेटा एपोरिप्रेसर बनाया। अब होगा क्या, अब हम लोग कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग कंडीशन ये पढ़ रहे हैं कि जब लैक्टोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा। अब जैसे ही रेगुलेटरी प्रोटीन ने एपोरिप्रेसर बनाया, इस एपोरिप्रेसर से आके अटैच हो जाता है कौन, इंड्यूसर आके इससे अटैच हो जाता है, हो गया अटैच। और इसके अटैच होने की वजह से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम लोग इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। रेगुलेटरी जीन ने क्या बनाया, एपोरिप्रेसर। इसने जैसे ही एपोरिप्रेसर बनाया, एपोरिप्रेसर से, क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज यानी इंड्यूसर जो है लैक्टोज, वो आके क्या होगा, अटैच हो जाएगा एपोरिप्रेसर से और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसे हम लोग इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बन गया। अब इसके बनने से क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होगा, एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। भाई लॉक होता है और उसकी की है, आप की के में कुछ चेंज कर दीजिए, है ना। की में जो वो जगह बनी होती है ना, कुछ जो पोजीशंस बनी होती है, उस पोजीशन को आप चेंज कर दीजिए। अब क्या वो ताला खुल पाएगा, नहीं, ये जरूरी नहीं खुल पाए। यही चीज यहां पर भी होगी। अब क्या होगा, जब इस कॉम्प्लेक्स बन गया, मैंने आपसे बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स की बनने की वजह से क्या हुआ, एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जब बेटा एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब ये जब एपोरिप्रेसर जाके इससे बाइंड करने की कोशिश करेगा, किससे, ऑपरेटर से, तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं बाइंड कर पाएगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। जो की है वो ऐसी होनी चाहिए थी, है ना, की ऐसी होनी चाहिए थी। आपने क्या किया, की का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, आपने ऐसा कर दिया,
चेंज कर दिया आपने। अब बताओ क्या आपका लॉक ओपन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम चीज यहां पर भी हो रहा है। आपने एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर कर दिया, किसने चेंज किया? इंड्यूसर ने। अब जिसकी वजह से एपोरिप्रेसर यहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा। अब बेटा जब एपोरिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड कर जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट प्रमोटर साइट। ठीक है बेटा, वो प्रमोटर साइट पे बाइंड कर गया। जब वो बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, बाइंड कर गया। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? अब आगे बढ़ेगा बेटा, क्योंकि उसको कोई रुकावट तो है ही नहीं। अब वो आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा तो वो एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बना लेगा। देखो भाई, ये तीनों जो जीन है उसका क्या करेगा? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाएगा। और ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या करेगा? ये क्या करेगा बेटा? एक पॉलीसिस्टोनिक प्रोटीन बनाएगा जिसमें तीन चीज होगी। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ये वाला पोर्शन बीटा गैलेक्टोसिडेज को रिप्रेजेंट करेगा, बनाएगा। ठीक है बेटा, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाएगा। ये वाला जो है वो परमिएज बनाएगा। और ये वाला जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलिए। जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी में लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस केस में बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनना चाहिए। कैसे बनेगा? सब इंड्यूसर का खेल होता है, यानी लैक्टोज का खेल है। जो इंड्यूसर है वो क्या करेगा? वो अटैच हो जाएगा एपोरिप्रेसर से और उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। बोल बेटा, एपोरिप्रेसर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। इसके स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से ये बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। अब उसे कोई रुकावट नहीं मिलेगी, वो आगे जाएगा और जो स्ट्रक्चरल जीन है उससे क्या बना देगा? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। और वो क्या करेंगे? प्रोटीन्स का या एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो बहुत आसान है। अब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बन गया। अब ये क्या करेगा? इंड्यूसर का, यानी ये जो लैक्टोज है उसका ब्रेकडाउन कर देगा। बात समझ में आई? अच्छा, एक सवाल है कि कब तक ये एक्सप्रेस होगा? जब तक इंड्यूसर प्रेजेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इंड्यूसर प्रेजेंट है ना, जब तक बेटा इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तब तक ये एक्सप्रेशन होता रहेगा, है ना, क्योंकि तब तक हमें बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती रहती है। एक सवाल ये है कि भाई आखिर कब तक एक्सप्रेस होता है जो स्ट्रक्चरल जीन? तब तक एक्सप्रेस होगा जब तक जब तक लैक्टोज इज प्रेजेंट इन दी मीडियम या बॉडी। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। यही बेटा मैं आपको जो समझाया हूं वो मैंने यहां लिखवा दिया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जो कि लैक्टोज या एलोलैक्टोज है, इट बाइंड टू रिप्रेसर एंड फॉर्म रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, है ना। ये रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स है, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन चेंजेस। स्ट्रक्चर ऑफ जो रिप्रेसर प्रोटीन मैंने आपको बताया, रिप्रेसर या एपोरिप्रेसर, वो चेंज हो जाएगा एंड न्यू रिप्रेसर प्रोटीन डू नॉट बाइंड टू द प्रमोटर रीजन। बोल भाई, सॉरी, ऑपरेटर रीजन। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड कर जाएगा और एमआरएनए की सिंथेसिस करेगा। परमिएज का फंक्शन क्या होता है ये देखो, याद रखना, ये फंक्शन है परमिएज का। तो परमिएज क्या करता है बेटा? ये सेल को अंदर की तरफ जो लैक्टोज है उसको आउटसाइड से इनसाइड की सेल की तरफ भेजता है। परमिएज एंजाइम फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल। ये आपकी सेल है, ये बेटा आपकी सेल है, ये लैक्टोज है। लैक्टोज को बाहर से अंदर की तरफ कौन लेके जाता है? परमिएज एंजाइम लेके जाता है। बोल भाई, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जरा उसको हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन अकर एट ऑल टाइम।
एक सवाल यह है कि लो लेवल एक्सप्रेशन, एक तो होता है हाई एक्सप्रेशन, हाई लेवल, जब लैक्टोज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा तब हाई लेवल एक्सप्रेशन होता रहता है, रेगुलर होता रहता है ना, बहुत हाई लेवल पे ज्यादा बनेगा, मतलब हाई लेवल मतलब ज्यादा फॉर्मेशन होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का, स्ट्रक्चरल जीन के प्रोडक्ट्स का। लेकिन लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा होता रहता है। क्यों? उसका रीजन ये है बेटा कि देखिए लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा तो परमिएज नहीं बनेगा। और मान लो मैं एक बात कहूं तुमसे, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर सारा मामला चल रहा है, और मान लो लैक्टोज आ भी जाए, लेकिन लैक्टोज अगर बाहर रहेगा, लैक्टोज अगर बाहर रहेगा तो क्या हमारा जीन ऑन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बोलो सही कह रहा हूं? जरूरी है कि लैक्टोज अंदर आए। लैक्टोज को बाहर से अंदर की तरफ कौन लेके आता है? परमिएज एंजाइम लेके आता है। बोलो सही कह रहा हूं? परमिएज एंजाइम ही लैक्टोज को बाहर से अंदर लेके आता है। बोल बेटा, है ना? अब अगर आप ये चाहते हैं कि लैक्टोज अंदर आए तो आपको परमिएज चाहिए। परमिएज तभी मिलेगा जब जीन एक्सप्रेस करेगा, तभी तो परमिएज एंजाइम बनेगा। इसीलिए परमिएज एंजाइम इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो एक्सप्रेशन है, जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है, वो रेगुलर होता रहे, क्योंकि रेगुलर अगर नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा बेटा, तो लैक्टोज अंदर कैसे आएगा? क्योंकि अगर लैक्टोज अंदर नहीं आएगा तो लैक्टोज बेटा रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा, रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा तो जीन का हाई लेवल एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? देखो, बिकॉज इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन, अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, एब्सेंस है ना, एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओप्रोन, परमिएज विल नॉट सिंथेसाइज, परमिएज नहीं बनेगा, which is essential for the transport of lactose from outer medium into the cell। बोल बेटा, सुन में। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग ओप्रोन इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यानी कब तक वो एक्सप्रेस करेगा? जब तक लैक्टोज प्रेजेंट है, टिल लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम। ठीक है, प्रेजेंट इन मीडियम। बोलिए बेटा, यहां तक मामला को समझ में आया? यहां तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है बेटा? यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया लैकोप्रोन। मैंने आपसे बताया था ओप्रोन में मैं दो एग्जांपल पढ़ाऊंगा, एक तो इंड्यूसिबल ओप्रोन का एग्जांपल पढ़ाऊंगा और वो क्या है? लैकोप्रोन है। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका रिप्रेसिबल ओप्रोन है और उसका एग्जांपल क्या है? ट्रिप्टोफैन ओप्रोन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बेटा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन मैंने बोल दिया होता क्या है, ये एक तरह की अमीनो एसिड होती है, एरोमेटिक एसेंशियल अमीनो एसिड होती है, और ये एग्जांपल है रिप्रेसिबल का। ये तो कम से कम तुम जरूर याद रखना, यही ज्यादातर पूछा जाता है, रिप्रेसिबल ओप्रोन का एग्जांपल पूछा जाता है। सबसे पहली कंडीशन में जब जीन ऑन होगा, यहां जो होता है लैकोप्रोन का अपोजिट होता है। यहां पर क्या होता है बेटा? जब जीन ऑन होगा, है ना, जब जीन ऑन होता है तो प्रोडक्ट बनता है। देखो कैसे, देखो ट्रिप्टोफैन में 5 जीन होते हैं, ट्रिप्टोफैन ई डी सी बी ए, ये मिलकर ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन होता है।
और आपको पता है बेटा आई मतलब ये रेगुलेटरी है, ये रेगुलेटरी जीन है, ये प्रमोटर है उसके बाद, और उसके बाद ऑपरेटर है। बात समझ में आ गई? ये क्या करेगा, ये बेटा है एपोरिप्रेसर, ये एपोरिप्रेसर बनाती है। कौन? रेगुलेटरी जीन जो है वो एपोरिप्रेसर बनाती है। बन गया? ये जो एपोरिप्रेसर जो होता है, ये एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो बाइंड नहीं कर पाता है किससे? ऑपरेटर से। ठीक है, बात समझो। ये जो एपोरिप्रेसर है डज नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। ऑपरेटर रीजन पे बेटा ये बाइंड नहीं कर पाता। अच्छा, क्यों नहीं बाइंड कर पाता? जैसे बात है, इसका सीक्वेंस या स्ट्रक्चर अलग है, इसका अलग है, नहीं बाइंड कर पाया। अब क्या होगा? लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा, बाइंड टू प्रमोटर। ये बेटा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रमोटर पे बाइंड कर जाएगा। बाइंड कर गया? मैं उसे ऐसे दिखा रहा हूं। ये बेटा बाइंड कर गया। जब बाइंड कर गया तो क्या होगा? ये आगे बढ़ेगा और ये क्या करेगा? ये एमआरएनए बनाएगा और इससे क्या होगा? ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन हो जाएगा, या मैं ऐसे कहूं, या ये क्या बना देगा? अब ये इसे हम लोग कहेंगे को रिप्रेसर, है ना? ये प्रोटीन। बात समझ में आई? ये यहां बाइंड किया जाएगा, जाहिर सी बात है एमआरएनए बनेगा और उससे प्रोटीन बनेगी, वो को रिप्रेसर कहलाएगी। ठीक है बेटा, वो को रिप्रेसर कहलाएगी, को रिप्रेसर प्रोटीन। अब हो गया यहां पे। तो ये कौन सा केस है? जीन ऑन है ना? जीन ऑन है मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है और प्रोटीन बना रहा है, उसे हम लोग को रिप्रेसर प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है ट्रिप्टोफैन अब कितना बनना है ये बॉडी डिसाइड करती है ना, कि कोई भी जीन या कोई प्रोटीन कितने अमाउंट में बनना है ये बॉडी डिसाइड करती है। मान लीजिए को रिप्रेसर को जितना बनना था वो बन गया, अब वो कैसे ऑफ होगा? देखो तुम लोग कैसे ऑफ होगा। अब जीन ऑफ कैसे होता है? देखिए, देखो बेटा, अब जीन ऑफ कैसे होगा? देखो, इसने क्या बताया, मैंने आपसे क्या बताया कि ये एपोरिप्रेसर है। ठीक है, ये इसने एपोरिप्रेसर बनाया और उधर से क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो जीन पहले ऑन था, उधर से क्या हो रहा है? को रिप्रेसर बन रहा है। ये को रिप्रेसर क्या करेगा? को रिप्रेसर इससे अटैच होगा, ये को रिप्रेसर है। ठीक है, और ये क्या बना लेगा? एपोरिप्रेसर, को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है, एपोरिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। बना लिया इसने। अब क्या होगा बेटा? ये जो ये कॉम्प्लेक्स की वजह से होगा क्या? कॉम्प्लेक्स की वजह से होगा क्या कि एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हो गया चेंज? एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यानी को रिप्रेसर ने क्या किया? को रिप्रेसर ने क्या किया? एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब बेटा क्या होगा? ये जो को रिप्रेसर है वो बाइंड कर जाएगा किससे? ऑपरेटर से। क्योंकि पहले क्या हो रहा था जब जीन ऑन था, जीन ऑन था, वहां क्या हो रहा था कि उसका एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पा रहा था, सॉरी बाइंड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब क्या होगा? एपोरिप्रेसर कैन बाइंड टू दी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की वजह से एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये बाइंड कर गया ऑपरेटर पे।
अब देखो, अब क्या होगा बेटा, अगर ये बाइंड कर गया है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या बाइंड कर पाएगा? नहीं बाइंड कर पाएगा। इट डू नॉट बाइंड टू प्रमोटर, ये बेटा प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। बोलिए, प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, नहीं बाइंड कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये वो बाइंड नहीं करेगा तो क्या एमआरएनए का एक्सप्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो जीन क्या हुआ? ऑफ हो गया। और कब तक ऑफ रहेगा? जब तक कोरिप्रेसर कम होगा। बात समझ में आई? तब तक ये इस तरीके से रहेगा। समझ आ गया बेटा? इसीलिए जो ट्रिप्टोफैन ओपरॉन जो होता है वो रिप्रेसिबल ओपरॉन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो रिप्रेसर होता है वो ऑन और ऑफ करता है। बात समझ में आ गई? अब अगर आप इसको पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ओपरॉन को, आप देखेंगे कि ये लैक ओपरॉन का अपोजिट होता है ना? लैक ओपरॉन इसीलिए इंड्यूसिबल ओपरॉन का एग्जाम्पल है और ये एक रिप्रेसिबल ओपरॉन का एग्जाम्पल। तो ये बेटा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, पूरा ओपरॉन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।